हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके सामने आ गया हूं जेईई एंड नीट मैराथन 2026 लेकर। आज मैं फिर से कल के पार्ट को स्टार्ट करने वाला हूं। कल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट को देखा था। लास्ट क्लास हमारा बहुत ही अच्छा रहा और उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर होता क्या है। तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स को एक क्विक फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मेट में आपको बताया था, जिसे आज हम डिटेल करेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सारे पीवाईक्यूज भी कवर आज किया जा सके, लेकिन अगर आज नहीं हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसे फिर से कवर करेंगे। तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं उन पे। चलिए, तो आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो है कल हम लोगों ने देखा था I इज इक्वल टू NEA VD को, जहां VD क्या था, बताओ क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने कल देखा था। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था जो हम लोगों ने कल देखा? वो था VD इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन M इंटू टाउ। ध्यान रहे, इसमें हम लोगों ने क्या किया था? इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या मान लिया था? जीरो। क्यों माना था जीरो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो भैया जीरो ही था। बोलिए हाँ या ना। तो हम लोगों ने इस चीज को ध्यान से देखा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्प्लेस होता ही नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? बोलोगे ये कि करंट जो है वो नहीं फ्लो हो रहा। इसलिए नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि करंट किसके वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन अगर डिस्प्लेस ही नहीं होगा तो बताओ करंट क्या आएगा? नहीं। तो करंट को धक्का देने वाला कोई तो चाहिए। बोलिए यस और नो। तो करंट को हम लोगों ने धक्का दिया, और धक्का दिया किस मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। हम लोगों ने किसके मदद से धक्का दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? V अपॉन L। तो देखिए, कल के मैं पार्ट को थोड़ा सा हैशटैग रिकैप कर रहा हूं, जिसके मदद से आप अगर ट्राई करें तो कल के पूरे पार्ट को हम लोग लिंकअप कर सकेंगे आज के क्लास के साथ। तो मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं वो आप ध्यान दें कि whenever we will have the electric field and if suppose this is the conductor like this is the conductor suppose, then we must say one thing that here if suppose there is a cross section, इसे आप मान लीजिए कि एक क्रॉस सेक्शन है, तो क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया होगा। बोलो हाँ होगा या नहीं होगा? निश्चित ही होगा। तो ये जो एरिया है वही हमारा एरिया, ये वाला एरिया है। और हम लोगों ने देखा यहां पे VD इज इक्वल टू E इंटू E अपॉन M इंटू टाउ, जिसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि E इंटू टाउ अपॉन M। एंड E क्या है? बताओ E क्या है? बोलिए जल्दी, E क्या है? E है हमारा V अपॉन L। तो भाई मेरे, आप ये पूछोगे कि सर L क्या है? तो L ये पूरे कंडक्टर का वो लेंथ है जिसके क्रॉस करंट आपका फ्लो होने वाला है। द करंट विल फ्लो अक्रॉस दिस लेंथ। बोलिए ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। और साथ ही साथ जो n का पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट था। कल हम लोगों ने देखा था ये नंबर डेंसिटी है। ये क्या है? नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी पे हम लोग ध्यान कब लगाते हैं? जब किसी कंडक्टर का बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर में पूरे वॉल्यूम में करंट दौड़ रहा होता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे का बात करें और इन सारे चीजों को आगे लेके चलें। तो मैं आप लोगों को इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है उस पर अब हम लोग ध्यान लगाते हैं। पहले आप ये बात समझिए, नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों के लिए बन सकता है वो क्या है, वो ध्यान दीजिए। मैं बोला कि यहां हमारे पास एक कंडक्टर है,
there is a conductor with us and then we are connecting it with some wire. Suppose हम लोगों ने इसे एक वायर से, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने इसे एक वायर से कनेक्ट किया like this. मैंने इसे एक वायर से कनेक्ट किया. जब हम इसे एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि ये करंट जो है ये फ्लो कराएगा? आप बोलेंगे सर क्यों कराएगा? मैं बोला यहां पर देखो भाई, ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा क्या है? लोअर पोटेंशियल. बोलिए बोलिए, कल का बात याद है या नहीं याद है? निश्चित ही याद होना चाहिए. देखिए, अगर हम लोग बोले कि यहां पर का पोटेंशियल कुछ है तो वो जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक की पोटेंशियल सेम होगी. तो यहां भी वही लोअर पोटेंशियल भाई साहब आ जाएंगे और यहां हायर पोटेंशियल है तो यहां भी हायर पोटेंशियल भाई साहब आ जाएंगे. बोलिए, बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई. तो मैं बोला कि यहां अगर आप बोलेंगे कि ऐसे किसी अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इस तरफ स्टेब्लिश होगा. हाँ, एकदम होगा. और इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू होगा? बोलो बोलो. इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट करेगा, इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा, इधर फ्लो करेगा. बोलो यस और नो? यस सर. तो मैं बोला क्या कि देखो, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे कंडक्टर के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं कि अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, अगर वो यहां से मोशन करना बहुत आराम से शुरू किया, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि कोई 10 इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू किया, तो हम लोग सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं. तो भैया इस कंडक्टर से कोई 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया गया और इसको धक्का दिया गया तो यही 10 इलेक्ट्रॉन आगे भी भागेगा, यही 10 इलेक्ट्रॉन उसके आगे भी भागेगा और यही 10 इलेक्ट्रॉन उसके आगे भी भागेगा. मतलब क्या समझे भाई? मतलब क्या समझे? मतलब तो मैं ये समझा कि जितना इलेक्ट्रॉन इन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आउट होगा. जितना इलेक्ट्रॉन इन उतना ही इलेक्ट्रॉन आउट. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन will be equal to number of electrons out. अच्छा, अगर ऐसा बात सही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल? कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल. बोलिए, ये बात तुम लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी. ट्राई करना कि आप इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है. क्या है वो? कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल. अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल, क्या आप जानते हो कि करंट विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी? सर जानते हैं. तो भाई मेरे यहां पर जो जीरो अगर लेते हो तो यहां पर टी ले लो. हाँ, ले लिया सर. तो क्यू अपॉन टी को क्या आप बोल सकते हो? एन ई अपॉन टी. हाँ सर, बोल सकते हैं. जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हुआ उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट हुआ. मतलब क्या हम ये भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? बोलो, क्या कह सकते हैं? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि द करंट will remain same throughout the conductor irrespective of its shape. बोलिए, ये बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो, समझ आई कि नहीं आई? हाँ, अब दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? हाँ, देखो मैं क्या बोला पहला कि कंडक्टर तो भाई क्या था? न्यूट्रल था. न्यूट्रल ही है और न्यूट्रल ही रहेंगे. और साथ ही साथ करंट जो इन होगा वही करंट बाहर निकलेगा. इससे उसे कोई मतलब नहीं कि कहां पर वो रास्ता सकरा होता है और कहां पे वो रास्ता बहुत बड़ा है. यानी कि चलिए अब हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं
किसी एक कंडक्टर को ले लूं, ये कंडक्टर हम लोग मान लें कि एक कंडक्टर मैं ऐसा लिया, मैं कंडक्टर एक ऐसा लिया और एक कंडक्टर मैं ऐसा ले रहा हूं। इफ आई एम टेकिंग वन कंडक्टर लाइक दिस, तो आप जरा समझाएं मुझे, प्लीज लेट मी नो कि आपको क्या ये बात समझ आ रही है कि यहां पर का जो कंडक्टर का एरिया है, यहां पर का जो कंडक्टर का एरिया, ये तो भाई हर जगह सेम है। और यहां आप क्या देख रहे हो, व्हाट यू आर सीइंग, कि यहां पर दिस एरिया इज लेसर देन दिस साइड एरिया। से यस और नो? यस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस A2 and this A1, these two are the cross sectional area, so A1 is lesser than A2. Yes sir, but here A1 and this is A2, then we can say that A1 is equals to A2. yes, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात और बोलूं कि मुझे एक बात समझा दो भाई, एक बात समझा दो भाई, वो ये समझा दो कि करंट हमारा यहां पे क्या अलग अलग होगा? तुम बोले नहीं सर, करंट कैसे अलग होगा, क्योंकि यहां पर जो करंट इन होगा वही करंट यहां से आउट हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो कल तुम लोगों ने क्या ये देखा था कि अगर हम लोग बात करें I का, तो I क्या है, NEAVD। बहुत अच्छा। तो क्या आप लिख सकते हो VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA? बोलो हां कि ना? हां, ऑब्वियसली VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA। तो अगर ये हम लोग लिख सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सर करंट तो कांस्टेंट है, N और E बदलने वाला नहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? यस, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्या समझे, यहां का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? हां, अब यहां पर बात करें अगर, तो यहां पे भी करंट विल बी 1 विल बी इक्वल टू करंट 2, तो क्या बोल सकते हैं कि VD1 विल बी इक्वल टू VD2? बोलो यस और नो, बोलिए यस और नो। यस सर। तो हमने इसे भी बक्से के अंदर डाल दिया, और यही तुम्हें अपने दिमाग के अंदर भी डाल लेना है। बोलो बात समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। तो मैं क्या बोला कि कल जो हम लोगों ने पार्ट कवर किया था कि I इज इक्वल टू NEAVD, वो NEAVD को अगर हम लोग आगे देखें और थोड़ा डीप एनालिसिस करें तो हमें यह समझ आएगा कि कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल और द करंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज। मतलब कहीं अगर कम हुआ एरिया तब भी उससे मतलब नहीं, कहीं ज्यादा हुआ उससे भी उसे कोई मतलब नहीं। तो हमारे सामने जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये दो कंडक्टर हम लोगों ने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया। इस कंडक्टर में क्या देख रहे हो? बोलो, इस कंडक्टर में क्या देख रहे हो? ये कंडक्टर में एरिया हर जगह सेम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहां क्या देख रहे हो आप? एक जगह एरिया कम, एक जगह एरिया ज्यादा। मतलब क्या? मतलब ये क्योंकि एरिया कम और ज्यादा हो रहा है भाई साहब, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी तो देख लें एरिया के साथ क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जहां एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम। क्या ऐसा ही कुछ आप नहीं देखते हो अपने डेली लाइफ में? बोलो देखते हो कि नहीं देखते हो? अगर हम लोगों ने पाइप यूज किया है पानी को फ्लावरिंग करने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, तो आप लोग क्या ये देखे होंगे कि हम लोग जब उसको नॉर्मल फ्लो से जाने दें तो पानी का तो फ्लो भैया वही रहता है जैसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड अप करना चाहते हैं तो हम लोग पाइप के मुंह को थोड़ा सा दबाते हैं। तो इससे क्या होता है? एरिया कम वेलोसिटी
ज्यादा, वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। ओके, बात समझ आई? समझ आई बात? बिल्कुल गुड। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए, और ये पॉइंट हमारा आज का है वो क्या है? इट इज मोबिलिटी। इट इज व्हाट? मोबिलिटी। ओके, व्हाट दिस मोबिलिटी इज? मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड it is the ratio of drift velocity with respect to electric field। तुम बोले कि भैया ये सर रेशियो है क्या? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, समझो बात को। मैं बोला कि ई मैग्नीट्यूड का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो वीडी वेलोसिटी आई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या आई? वीडी आई। वेरी गुड। तो अगर हम यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें भाई? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या ये वीडी अपॉन ई बन जाएगा? हां सर, इसे ही हम कहते हैं मोबिलिटी। इसे ही हम क्या कहते हैं? मोबिलिटी। यस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कि नहीं बना? डाल दो बक्सा में। ये हमारे सामने यहां आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म्यू इज मैथमेटिकली भाई मेरे, मैथमेटिकली ये क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। तुम बोले सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो एक फॉर्मूला ही तो है। तो चलो थोड़ा दिमाग की बत्ती भी जला दें। नीट के विद्यार्थियों, आप लोग और गौर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। तो मैं बोला कि इसके लिए नोट है। नोट क्या है? देखो, मैं बोला कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। आहा, यस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पाथ क्या हो जाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, मतलब क्या समझे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ तो क्या समझे? सर यही समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ तो समझे क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, देन द पाथ विल डेविएट। द पाथ विल deviate and will not be a straight line, and will not be a straight line। वाह सर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन हमें समझ नहीं आया सर। मैं बोला अच्छा, तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं, एक खूबसूरत सा चित्र। हम चित्रकार ठहरे। यहां देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हम लोगों ने क्या कहा था कि यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो वो एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जा रहा है। मान लो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है। ऑल राइट। तो मैं बोला कि सर ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से जा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, क्या लगाया सर? हमने तो क्या लगाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। तो चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें। डायग्राम बना ही रहे हैं तो क्यों ना बनाएं अच्छे से। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जैसे ही लगाया तो होगा क्या भाई? ये होगा ऐसा कि ये अपने पाथ से आगे डेविएट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहा था, जब ये नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहा था, तो इसकी एक पॉइंट फिक्स थी। इस कंडक्टर से इस कंडक्टर ही जा सकता है। इस पॉइंट कंडक्टर के इस एंड से इस एंड तक ही जा सकता है। बोलो हां या ना? लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया तो हुआ क्या बताओ? हुआ ये सर कि ये थोड़ा यहां से डिस्प्लेस कर गया। क्या हुआ? डिस्प्लेस कर गया। बोलो हां कि ना? हां कि ना? यस। तो जैसे ही डिस्प्लेस किया, आगे क्या मिला उसे? कंडक्टर, और उसके आगे मिला वायर।
तो ये आगे मोशन करना शुरू कर दिया, मोबिलिटी मिली उसे और वो आगे मोशन करना शुरू कर देगा, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि करंट का मोशन शुरू हुआ, करंट का मोशन शुरू हुआ। यस, तो चलिए ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैं क्या बोला यहां से, टेक अवे क्या है? म्यू इज वीडी अपॉन ई, म्यू इज वीडी अपॉन ई। इसे हम क्या सकते हैं, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट इज मोबिलिटी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो पाथ क्या होगा भाई? पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये डेविएट करेगा। क्या करेगा? डेविएट करेगा। और डेविएट करने से देखो ना, यहां पर ये हल्का सा शिफ्ट हुआ। ये क्या हुआ? हल्का सा शिफ्ट हुआ। इसे ही तो ड्रिफ्ट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे? ड्रिफ्ट। मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। अगर ऐसा ही हर इलेक्ट्रॉन करने लगे तो भैया मोशन बन गया ना। क्या बना? मोशन बन गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मोबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोबिलिटी इज वीडी अपॉन ई। तो आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी कवर किया है, इससे रिलेटेड अगर हम कोई सवाल करना चाहें तो क्या ये सवाल ऐसा हम कर सकते हैं? देखो ये सवाल मैं कुछ इस तरीके का करना चाह रहा हूं कि देखो भाई मेरे, क्या करो, देखो कि ये अगर कंडक्टर हमने ऐसे कर दिया, ये हमने कंडक्टर अगर ऐसे कर दिया तो तुम्हें क्या समझ आती है? यहां का कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा? यहां का कोई एरिया होगा या नहीं होगा? बोलो 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 बोलो। यस सर, होगा। और मैं बोला कि यहां का कोई एरिया होगा कि नहीं होगा? सर होगा। कितनी बार आप एक ही बात बोलेंगे? एरिया तो होगा ही होगा। एकदम सही, एकदम सही, बने रहो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे एक बात समझा दो भाई। यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है। तो हम लोगों ने जितने जितने पॉइंट्स कवर किए उनको एक साथ रिवाइज करते हैं। अब क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। सारे के सारे पॉइंट को एक साथ रिवाइज करते हैं। बोलो ये पॉइंट क्या है? 1 2 एंड 3। बोले सर ये कहां से आया? मैं बोला अपने मन से लिया भाई, ये अपने मन से लिया हूं। तो ये 1 2 एंड 3 ये 3 पॉइंट्स हैं। तो चलो मुझे इसका एनालिसिस करके समझा दो, क्या इन सारे पॉइंट्स पे करंट सेम होंगे या अलग अलग? सर सेम होंगे। क्यों सेम होंगे सर? इसलिए सेम होंगे क्योंकि ये तो कंडक्टर ही है ना, और कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये चीज डिपेंड। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन 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 जो करंट इन हुआ वही करंट आउट होगा। तो जो करंट आपने यहां भेजा वही करंट बाहर भी आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो करंट 1 विल बी इक्वल टू करंट 2 विल बी इक्वल टू करंट 3। करंट 1 विल बी इक्वल टू करंट 2 विल बी इक्वल टू करंट 3। 10 इलेक्ट्रॉन लिया तो 10 ही यहां पर भी लोगे, 10 ही यहां पर भी लोगे और वही आगे जाए। बोलो यस कि ना? यस। तो मैं अगर तुम्हें बोला कि करंट जो है वो अगर सेम हुआ तो मुझे एक बात समझा दो भाई कि करंट पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। मतलब क्या समझे? मतलब सर समझे कि J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि सर A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3। तो इसका मतलब J1 इज ग्रेटर देन J2 इज ग्रेटर देन J3। यस यस, बोलो हाँ कि ना? यस। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज के लिए ये काफी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात। मैं बोला कि VD का अगर बात किया जाए तो VD क्या होगा भाई? VD1 विल बी ग्रेटर देन VD2 विल बी ग्रेटर देन VD3। यस, बोलो हाँ कि ना? यस सर। एंड VD को आप क्या लिखते हो? VD is nothing but E into E upon M into tau. E and M and tau is nothing but a constant. So can we say that VD is directly proportional to electric field? If we can say it like that, so E1 will be greater than E2 will be greater than E3. Yes, yes, yes. बोलो बात समझे कि नहीं समझे? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये MCQs में आ सकते हैं और आपको इस पे कमांड रखना काफी जरूरी है। तो ध्यानपूर्वक इन सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना
और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को भी हम लोग और देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, इसका स्क्रीनशॉट लो और चलो हम लोग आगे बढ़ें। Now we are going to the next point, and next point is nothing but the relation of current density with resistivity and conductivity। समझे कि नहीं समझे? यस। देखो यहां पे अब मैं बात करने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट, एंड वो बात क्या है? वो बात यह है कि अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी विथ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इक्वल्स टू रो इंटू जे। रो इज what? Resistivity। रो इज what? Resistivity। यहां पे एक और बात कह सकते हो कि दिस इज द सेम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड जे इज द पार्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक को पार्ट को करंट के साथ जो रिलेट करने वाला फॉर्मूला है वो भैया यही तो है। तो आपसे कभी बोल दिया जाए कि करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ये यूज कर लेना। यस। तो यहां पर करंट डेंसिटी हमारे सामने है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या आप इसको कह सकते हो कि J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तुम बोलोगे सर ये सिग्मा कहां से आ गया? मैं बोला कि भाई मेरे ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा क्या कहलाता है? इट इज कंडक्टिविटी। यस। इसका यूनिट हो अगर ओम मीटर इनवर्स, क्या यूनिट हो? ओम मीटर इनवर्स। कैसे होगा? तो भाई मेरे ये याद होगा आप लोगों को कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहां से निकाल सकते हो R की यूनिट होती है ओम, एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड अपॉन मीटर। तो ये हमारी रेजिस्टिविटी हो गई ना? बोलो यस और नो। तो ये हमारा क्या हो गया? ओम मीटर। फाइन। तो ये हमारे सामने रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। वेरी गुड। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बताइए? कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी महो पर मीटर। यस, महो पर मीटर। यस, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग अब बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट, वो ये होगा। वन सेकेंड। यस, ओम मीटर। यस, वेरी गुड। तो E इज इक्वल टू रो इंटू जे, रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, एंड J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, कंडक्टिविटी इज महो पर मीटर। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे आप लोग अपने दिमाग में जरूर रख लेना, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है भाई मेरे, ये कभी भी काम आ सकता है। तो E इज इक्वल टू रो इंटू जे, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब बात आती है ये कि रो एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन मटेरियल। एक और बात, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी नथिंग बट 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। बोलिए, ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आ गई होगी। तो मैं बोला कि टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा।
रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो हमारे पास ये सारे रिलेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं केवल और केवल वही पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो निश्चित ही इसको देखते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर अपने नोट्स को बनाते चलो, इससे हम लोग आगे का कनेक्शन बना सकेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम लोग आगे। यस, वेरी गुड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक लिटिल बिट अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, what is resistance? Resistance is, it is the ratio of potential difference applied with net current flown through the conductor, flown through the conductor। वाह, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं कि R is nothing but equals to V upon I। R is nothing but equals to V upon I, और V upon I ये पार्ट आप लोग हालांकि ओम्स लॉ में भी देखोगे, और मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नथिंग बट ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन G। G इज नथिंग बट कंडक्टेंस, G इज नथिंग बट कंडक्टेंस। ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं भाई मेरे। ये सारे बक्से में जाएंगे, ये सारे किस में जाएंगे? बक्से में जाएंगे। अब आती है बारी रेजिस्टेंस को थोड़ा अच्छे से समझने की। रेजिस्टेंस को एक और फॉर्मूले से देखते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए, और हम इसे कहते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अगर हम इसे गौर से देखें, अगर हम इसे गौर से देखें तो हम ये देखेंगे, ये पाएंगे कि ये जो पार्ट है ना भाई, ये वाली, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये किस पे डिपेंड करेगा भाई? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आपने एल्यूमिनियम लिया है और दूसरी भी एग्जांपल आप एल्यूमिनियम की ही ले रहे हो, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। इसे हम लोग एक और तरीके से देखते हैं, जरा एक बार यहां देखो, मैं क्या बोला? रो एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रो एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो भाई मेरे यहां अगर मैं रिलेट करना चाहूं तो आप ये कह सकते हो रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो 3। यस सर, कह सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। यस सर, ये भी कह सकते हैं। बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। तो मटेरियल क्योंकि सेम है, मटेरियल यहां की और यहां की सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, कंडक्टिविटी भी सेम होगी। तो हर एक जगह की रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी सेम हो जाएगी। वेरी गुड। और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़े और यहां पर हम लोग आ गए इस कंडीशन पे कि R विल बी रिटन एज रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर R कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, वेयर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। और वही जो डिपेंडेंसी मटेरियल की है उसे ही हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और वही हम लोग एल अपॉन ए लिखते हैं। मतलब आप क्या समझे? रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल एज वेल एज डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, एज वेल एज डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। बोलो, बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल समझ आई सर, ये हमारी बात रही R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी इस पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा एक और बात कर लें कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए
मैं बोला इफ एरिया इज कांस्टेंट, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट, अगर कोई दो एग्जांपल ली जा रही हो और उन दोनों ही एग्जांपल के क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम होंगे तो आप क्या कहोगे? तब हम ये कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन बट इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जो कि 90% या फिर आप कह सकते हो कि 80 to 90% ऑफ द केस में हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन का ही बात करते हैं। तो व्हाट वी डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट मींस व्हाट? तो चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अगर मुझे किसी भी ऊपर को वॉल्यूम बनाना हो चाहे नीचे को वॉल्यूम बनाना, दोनों ही केसेस हैं। अगर ऊपर हमें वॉल्यूम बनाना है तो हम क्या करें? ए अपॉन ए कर देते हैं। तो ये क्या बना बताइए? रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर। तो कैन वी से दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर? यस सर, यस सर, यस सर। और क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन R टू द पावर 4? यस सर, ये भी कह सकते हैं। बोलिए ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। मैं बोला ये कि अगर वॉल्यूम सेम रहा किसी कंडक्टर का, अगर किसी भी कंडक्टर का वॉल्यूम सेम रहा तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया पे, एरिया के स्क्वायर पे होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और रेडियस पे R टू द पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वेरी गुड। अब इसी का एक और फॉर्मेट है। मैं बोला कि इस बार तो भाई मैं ऊपर वाले को वॉल्यूम बनाया था, चलो इस बार हम लोग नीचे वाले को बनाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि केस 2, केस बी, मैं अब बात करता हूं केस बी का। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट केस बी। इफ आई से दैट R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, क्या हम लोग कह सकते हैं इट इज एल अपॉन एल? यस सर, यस सर, कह सकते हैं। तो रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यस सर। तो रो एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब भाई मेरे, अब तुम दिमाग में पड़ गए पचड़ा में, तुम बोलेगे कि सर ये एल स्क्वायर कांस्टेंट, मुझे एक बात तो समझ आ गया कि रिलेशन आया कैसे, ये रिलेशन आया कैसे, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये आप जो लिख रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये है क्या? तो चलो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका भी बात कर लें। मैं बोला कि भाई एक बात बता दोगे, मैं अगर किसी भी एक कंडक्टर को लिया, किसी भी एक कंडक्टर को लिया और मैं अगर इसको स्ट्रेच कर दिया, इसको जब मैं इसको स्ट्रेच किया, व्हाट वी हैव डन, स्ट्रेच्ड इट। इफ आई एम स्ट्रेच्ड, so if it is stretched then this conductor will be like this. What do you think? वॉल्यूम में कोई बदलाव होगा क्या? वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार एरिया ज्यादा था और लेंथ कम थी। हम लोग बाहर से तो कोई मटेरियल इस पे लगाए नहीं, तो एरिया इस बार क्या हुआ? घट गया, और लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब क्या हुआ? जो वॉल्यूम आपने पहले रखा था वही वॉल्यूम हमारा बाद में है। मींस V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए लेंथ के टर्म में, किसके टर्म में? लेंथ के टर्म में पूछा जाए, तो आप क्या करना? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लेना। अगर एरिया के टर्म में पूछा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कर देना। और अगर रेडियस के टर्म में पूछा जाए, किसके टर्म में? रेडियस के टर्म में पूछा जाए, तो R टू द पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं सर, अभी भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ, इफ द रेडियस, if the radius of the conductor, if the radius of the conductor is reduced up to half due to stretching of conductor, due to the stretching of conductor, अंग्रेजी देखो, stretching of conductor
then what will be its new resistance? What will be its new resistance? Yes, this is the question. तो भैया पढ़ गए ना फेरा में? क्या फेरा है सर? रेडियस का बात कर दिया. क्या बात किया? रेडियस का. देखिए ना, रेडियस का बात हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, रिड्यूस्ड. क्या रिड्यूस हुआ? रेडियस रिड्यूस हुआ भाई मेरे. क्या रिड्यूस हुआ है? रेडियस रिड्यूस हुआ है. और कितना रिड्यूस हुआ है? हाफ रिड्यूस हुआ है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? बताइए. R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R to the power 4, sir. Yes. And R dash is nothing but, sir, 1 by R by 2 to the power 4, sir. Yes. इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, इसको बना दीजिए इक्वेशन 2. ये हम लोग बात कर रहे हैं अब सॉल्यूशन का. तो बताइए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लेट अस टेक द रेशियो. कैन वी से दैट R dash upon R will be equal to 16 upon R to the power 4. 16 upon R to the power 4 by means R to the power 4 upon 1. तो ये और ये कैंसिल हो गया. तो कैन वी से दैट R dash is nothing but 16 times of R? Yes sir. तो बताइए ये फॉर्मूला रामबाण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो. ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है. और ऐसे कंडीशन को हमें सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक्स काम आ सकते हैं. हमारे टाइम को घटा सकता है. बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर समझ आ गई है तो लाइक ठोको. लाइक क्या करो? ठोको. और हट भी डाल दो उसमें. कहां? कमेंट बॉक्स में. ओके. अब चलिए हम लोग एक काम करें. इन सारे पार्ट्स को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं. और मैं अब बात कर रहा हूं क्या? एक छोटा सा ट्रिक का बात करूं कि इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये ट्रिक है भाई मेरे. इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड परसेंटेज change is up to 5%, then अगर परसेंटेज चेंज 5% तक का है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एल की अगर परसेंटेज की बात की जाएगी तो जो एक परसेंटेज चेंज होगा इन रेजिस्टेंस will be 2% of R. अगर हम लोग डेल्टा ए का बात करें परसेंटेज का, इट विल बी -2% ऑफ R. मतलब घटेगा. अब रेजिस्टेंस घट जाएगा. और अगर हम लोग रेडियस का बात करें परसेंटेज में तो -4% ऑफ R. मतलब क्या? अगर मैं बोला कि लेंथ को स्ट्रेच किया गया है 2% से तो रेजिस्टेंस बन जाएगा क्या? 2% ऑफ R. मतलब 2 into 2% विच इज 4% ऑफ R. तो इस तरीके से आप लोगों का ये ट्रिक काम आ जाएगा. अगर आप लोग इस बात को रखते हो ध्यान में तो ये कब तक का काम आएगा? 5% तक के लिए ये काम आ जाएगा. बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल. मैं उन पॉइंट्स को ट्राई किया कवर करने का जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और हम लोग इसी सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल. आप लोग हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए और इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करते चलिए. और मैं आज के सेशन को एंड करने वाला हूं एक पीवाईक्यू के साथ. तो उस पीवाईक्यू को एक करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सारे स्टूडेंट जो वॉच कर रहे हैं उसमें से कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो 13th के होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इन सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है. तो मैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन लूंगा आज के पॉइंट में, आज के सेशन में. वो चलिए मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं. चलिए मैं आज क्वेश्चन उठा रहा हूं जेईई मेन 2026 का 4 अप्रैल शिफ्ट 1. देखिए ये क्वेश्चन क्या है. इस क्वेश्चन में है कि इट इज 27 वोल्ट.
हाँ, यहां पर ये 27 वोल्ट है, ये 27 वोल्ट है, 13 एंड 14 दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो ये दोनों भी मिलके क्या बन जाना है, 27 वोल्ट, और ये भी 27 वोल्ट है। मतलब नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, नेट ईएमएफ हो जाएगी 27 वोल्ट। बोलिए, वो सारे लोग जो कि ईएमएफ और इक्विवेलेंट का पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ का पॉइंट कवर कर चुके हैं, उनके लिए ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सारे ब्रांच के ईएमएफ अगर सेम वैल्यू के होंगे और वो सारे अगर पैरेलल में हैं तो नेट ईएमएफ भी सेम वैल्यू की होगी। ऑल राइट, तो ये 27 वोल्ट है और यहां 3 3 3 एंड 3 ऑल आर इन पैरेलल, तो यहां हमारे पास रेजिस्टेंस हो गई 3/4 ओम, और साथ ही साथ हमारे पास इसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ गई। वो रेजिस्टेंस कितनी की हुई, 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। तो मैं अगर इसका बात करूं कि नेट आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 3/4 + 3 which means it will become what, 27/4, and 27/4 is what, 4 6 ja 24, 4 6 ja 24, 30, 4 7 ja 28, 20, 4 5 ja 20, so 6.75 ohm, 6.75 ohm, and this is 27 volt। तो अगर मुझसे करंट का बात किया जाएगा भाई, करंट का बात किया जाएगा, तो ये मैं क्या लिखूंगा, E equivalent is 27 volt, R equivalent is this, I is nothing but E equivalent upon R equivalent, so can we say it is nothing but 27 upon 6.75, 27 upon 6.75। so आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा, 4 एम्पियर आना चाहिए क्योंकि इसमें ही एक केवल 27 वोल्ट है, तो निश्चित ही इसकी वैल्यू 4 एम्पियर आनी चाहिए, एंड सो दैट वे दिस इज द राइट आंसर। बोलिए, ये बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो चलिए आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही पेशेंस के साथ स्टे ट्यून्ड रहेंगे, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा हार्टफुलनेस के साथ, हार्टफुल्ली, कि प्लीज प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, ताकि मोटिवेशन आप ही तो हैं। बोलिए, ये बात समझ गए आप लोग? तो चलो विद्यार्थियों, आज हमारा यहाँ का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज स्टे ट्यून विथ अस, एंड टुमारो वी आर अगेन कमिंग अप विद द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी in the JEE and NEET marathon series. Thank you very much.